कहते हैं कुछ लोग दरिंदों से भी भयानक होते हैं और ऐसे लोग अपनी चाहत को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी आज की कहानी में ऐसा ही किस्सा सामने आया है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, एबी न्यूज के खास कार्यक्रम तफ्तीश में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। ये कत्ल का ऐसा किस्सा है जिसे देखकर और सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी इंसान के साथ ऐसा भी सलूक कर सकते हैं जिसके बारे में सुनकर भी रूह फना हो जाती है। ये मर्डर एक परफेक्ट मर्डर था। हम परफेक्ट मर्डर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस केस में पुलिस ने न तो कभी अपने सबूत मिले, ना ही कोई ऐसा चश्मदीद जिससे कत्ल होने के सुराग मिल सके। कत्ल का ये किस्सा सिंगापुर का है। आज से तकरीबन 38 साल पहले कहानी सामने आई थी। सिंगापुर में एक परिवार था जिसका मुखिया था अय्याकुन्नो मरियामुथ था। साल 1983 में अय्याकुन्नो की उम्र करीब 34 साल थी। अय्याकुन्नो और उसकी पत्नी नगाराता वैली रमैया और उसके 3 बच्चे, पूरा परिवार हंसी खुशी सिंगापुर में रहते थे। अय्याकुन्नो चर्च में केयरटेकर की नौकरी करता था और उसकी तनख्वाह से ही घर का गुजर बसर होता था। 18 सितंबर 1983 को नगाराता सिंगापुर के चेंगी मैरेन माउंट रोड के पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और पुलिस के सामने अपने पति अय्याकुन्नो के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस ने लिखी शिकायत के मुताबिक अय्याकुन्नो पिछले 6 रोज से लापता है। हालांकि पुलिस चौंकती है कि जो शख्स 6 दिन से लापता है उसके बारे में अब रिपोर्ट क्यों लिखाई जा रही है, मगर नगाराता पुलिस को बताती है कि कई बार वो 1-2 दिन के लिए चले जाता है, मगर इस बार 6 दिन के इंतजार के बाद भी वो नहीं लौटता। तो मुझे उसकी फिक्र हुई, लिहाजा उसकी गुमशुदाई की रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। पुलिस नगाराता की रिपोर्ट लिख लेती है। नगाराता पुलिस को बताती है कि अय्याकुन्नो उससे कसिनो में जाने का कह रहा था। वहां जाकर वो जुआ भी खेलता है। पुलिस कसिनो में जाकर जुआ खेलने की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि सिंगापुर में आमतौर पर जुआ खेलने का शौक अमीर लोगों को ही होता है, क्योंकि मामूली हैसियत के आदमी का जुआ खेलना करीब करीब नामुमकिन जैसा है। असल में इसमें बहुत पैसा लगता है और अय्याकुन्नो की पत्नी ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो जुआ जैसी लत को बर्दाश्त कर सके। पुलिस ने तब जांच शुरू की। पूछताछ करने के बाद अपने मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। तमाम खबरियों को अय्याकुन्नो की तस्वीर देकर उसका पता लगाने के लिए सभी को दिशाओं में रवाना कर दिया। कुछ वक्त बीतने के बाद जब अय्याकुन्नो का कहीं पता नहीं चला, तब पुलिस ने मामले को ठंडा कर दिया। हफ्तों महीनों के बाद साल भी बीत जाता है, इसके बावजूद अय्याकुन्नो का कोई सुराग नहीं मिलता। बात 1983 से शुरू हुई थी और 1987 तक अय्याकुन्नो का पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई। रिपोर्ट दर्ज होने के 4 साल बाद 9 जनवरी 1987 को अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर पुलिस की बुरी तरह से चौंक जाती है। डिटेक्टिव अलामलाई के पेजर पर एक मैसेज आया। यह मैसेज डिटेक्टिव के मुखबिर का था, जिसने डिटेक्टिव से एक खबर के सिलसिले में मिलने की हसरत जाहिर की थी। डिटेक्टिव अपने मुखबिर को मिलने के लिए बुला लेता है और फिर वो खबरी जो कुछ भी बताता है उसे सुनकर डिटेक्टिव जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी उसके मुखबिर ने बताया उस पर किसी भी सूरत में कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। यानी इंसानी मांस की करी बना दी, फिर चावल के साथ उसे एक पैकेट में पैक किया और अपने तमाम पड़ोसियों में उसे रोज की खास डिश कहकर खाना बांट दिया। पड़ोसियों ने मुफ्त में मिले इस खाने को बड़े ही जायके के साथ खा भी लिया। जाहिर है मुखबिर की बताई बात सुनकर डिटेक्टिव के लिए इसे पचा पाना नामुमकिन था। उधर मुखबिर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। दावा यही कि उसकी एक भी लाइन और एक भी शब्द गलत नहीं है। डिटेक्टिव मुखबिर की बात को सुनने के बाद सीधे सिंगापुर की सीआईडी के दफ्तर में पहुंचता है और वहां अपने अफसरों को मुखबिर की बताई बात बताने लगता है। मुखबिर की बात सुनकर जो हाल डिटेक्टिव का हुआ, वही हाल डिटेक्टिव की बात सुनकर उसके अफसरों का भी हुआ। उन्होंने भी इस बात को गले से उतारने से इनकार कर दिया, लेकिन डिटेक्टिव के जोर देने पर उसके अफसरों ने उसे इस बात की इजाजत दे दी
कि तमाम काम के बीच वो इस केस की तफ्तीश भी जारी रख सकता है, लेकिन उसकी हफ्तावार रिपोर्ट उसे अपने अफसरों को देते रहने पड़ेगी। डिटेक्टिव अलामलाई अपने अफसरों के पास से तो लौट आया, लेकिन उसे समझ में आने लगा कि उसके अफसरों को इस कहानी पर कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अपने मुखबिर की बात को नजरअंदाज कैसे कर सकता था भला। लिहाजा वो तफ्तीश में लग जाता है। जब उस पर डिटेक्टिव ने अयाकन्नो से जुड़ी जानकारी और मुखबिर की बताई गई बातों का मिलान किया ताकि केस की दिशा सही रह सके। डिटेक्टिव ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने 1983 सितंबर में गायब हुए लोगों की रिपोर्ट सिंगापुर के अलग अलग थानों से तलब की। कई दिन कई थानों की रिपोर्ट खंगालने के बाद जब डिटेक्टिव को कोई कामयाबी नहीं मिलती, तब वो चेंगी मेरेंट माउंट रोड पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो 1983 में लापता हुए लोगों की लिस्ट मांगता है। डिटेक्टिव को इस थाने में कामयाबी मिल जाती है और उसे वो रिपोर्ट भी मिल जाती है जो नगाराता ने 18 सितंबर 1983 को लिखवाई थी, जिसमें उसने अपने शोहर की गुमशुदाई की रिपोर्ट लिखाई थी। डिटेक्टिव इन तमाम जानकारियों को सामने रखकर चौंक पड़ता है, क्योंकि उसे तब लगने लगता है कि उसने मुखबिर ने जो कुछ भी बताया वो शायद सही है। अब डिटेक्टिव एक बार फिर अपने अफसरों के साथ पहुंचा और उन्हें अब तक की तफ्तीश की रिपोर्ट दी, साथ ही कामयाबी का पूरा किस्सा भी बताया। तब सीआईडी के अफसर उसे आगे की तफ्तीश के लिए हरी झंडी दिखाते हैं। अब तक डिटेक्टिव को इस केस में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उसने सारा सच जानने के लिए अपनी तफ्तीश की रफ्तार तेज कर दी थी। अगले 2-3 महीने के दौरान वो डिटेक्टिव इस केस के ताल्लुक रखने के लिए करीब 30 लोगों से पूछताछ करता है, जिसमें खुद अयाकन्नो की बीवी नगाराता भी शामिल थी। सभी से पूछताछ करने के बाद वो डिटेक्टिव अब तक एक बार फिर अपने अफसरों के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि इस केस के सिलसिले में उन्हें कुछ लोगों पर शक है, लिहाजा पूछताछ के लिए उन्हें पकड़ा जा सकता है। डिटेक्टिव के मुताबिक शक के दायरे में खुद अयाकन्नो की बीवी नगाराता भी है और साथ में उसके तीनों भाई और उसके अलावा 2 ऐसे लोग जिनका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं था। डिटेक्टिव अपने अफसरों को अपनी तैयारी की थ्योरी बताता है। कुछ इस तरह बताता है कि क्यों उसे अयाकन्नो की पत्नी पर शक है। डिटेक्टिव के मुताबिक अयाकन्नो की पत्नी की कई बातें शक पैदा करने की वजह देती है, खासतौर पर उसके लापता होने के बाद 6 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाना या फिर अयाकन्नो को जुआ खेलने के जाने की बात कहना पूरी तरह से सच नहीं था। लेकिन एक सबसे अहम वजह सामने आई, वो ये थी कि जिस कंपनी के जरिए अयाकन्नो चर्च में केयरटेकर की नौकरी कर रहा था, उस कंपनी के मैनेजर ने बताया कि अयाकन्नो ने परिवार की वजह से 22 और 23 सितंबर की छुट्टी मांगी थी, जो मंजूर भी हो गई थी। लिहाजा उसकी छुट्टी पहले से ही मंजूर हो वो शख्स किसी भी सूरत में पहले छुट्टी नहीं लेगा। इसके बाद डिटेक्टिव अपने अफसर को बताता है कि ऐसा लगता है कि मुखबिर ने जो बात अयाकन्नो के बारे में बताई, उसके मुताबिक उसको मांस को करी में पकाया गया था। ऐसे में ये काम किसी न किसी तरह के पेशवर कत्लगाह में काम करने वाले कसाई का हो सकता है, जिसके पास अच्छे हथियार होते हों। ऐसे में ये पता लगाना जरूरी है कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां इंसान मांस को आसानी से काट कर उससे जुड़े सबूतों को मिटा भी सकता है। अपनी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए डिटेक्टिव कहता है कि नगाराता के 3 भाई है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि अयाकन्नो कभी कभी शराब भी पीता था और शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करके उसकी पिटाई भी कर देता था। पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी भी दी है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बीवी के साथ मारपीट करने की वजह से ही अयाकन्नो को मौत के घाट उतार दिया गया? सीआईडी अफसरों को डिटेक्टिव की कहानी और थ्योरी सुनकर उसमें दम नजर आने लगता है। फिर ये तय हुआ कि जितने भी संदिग्ध है सभी के घरों। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीवी के साथ मारपीट करने की वजह से ही अयाकन्नो को मौत के घाट उतार दिया गया? सीआईडी अफसरों को डिटेक्टिव की कहानी और थ्योरी सुनकर उसमें दम नजर आने लगता है। फिर यह तय हुआ कि जितने भी संदिग्ध है सभी के घरों में अलग अलग छापा मार कर वहां तलाशी की जाए और कत्ल से जुड़े सुरागों की तलाश की जाए। हालांकि सीआईडी ये भी समझ चुकी थी कि वाकये को एक अच्छा खासा लंबा वक्त गुजर चुका है। ऐसे में किसी सुराग का मिलना करीब करीब नामुमकिन है। अपने अफसरों से हरी झंडी मिलने के बाद डिटेक्टिव सिंगापुर के मार्च के महीने में 5 अलग अलग जगहों पर छापा मारती है।
अयाकन्नो का घर, अयाकन्नो की पत्नी के तीनों भाइयों का घर और नगाराता की मां का घर और चर्च के सामने मौजूद एक मटन शॉप का ठिकाना। इन जगहों पर छापा मारने के बाद सीआईडी की टीम 8 लोगों को हिरासत में ले लेती है। अयाकन्नो की पत्नी नगाराता, नगाराता की तीनों भाई और उनकी पत्नियां और नगाराता की मां। फिर इन सब से डिटेक्टिव पूछताछ करता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पूछताछ के दौरान सभी 8 के 8 खुद को इस मामले से दूर ही रखते हैं और एक ही तरह का जवाब देते हैं कि उन्हें अयाकन्नो के लापता होने की कोई बात नहीं पता है। तब सीआईडी को महसूस हुआ कि उसके पास इन लोगों को ज्यादा दिनों तक अपनी हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं, क्योंकि सभी ने उस गुनाह से अपना पल्ला झाड़ लिया था। जाहिर है सीआईडी के पास ऐसा एक भी सबूत नहीं था जो कत्ल के इस केस को कोर्ट में साबित कर सके। इसके बावजूद पुलिस पूछताछ करती रही। तभी पुलिस को फिर कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि 8 में से एक ने पुलिस की मार और पूछताछ में से ये बात कबूल कर ली कि कत्ल हुआ है और कत्ल किया गया। ये बात नगाराता ने अपने तीनों भाइयों को बता रखी थी और वो भी अक्सर अयाकन्नो पर गुस्सा करते रहते थे और उसी वजह से बदला लेने की गरज से 12 सितंबर को उसे अगवा किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। और वो कत्ल की पूरी कहानी बताती है। और कत्ल के बाद जब लाश को ठिकाने लगाने का मसला खड़ा हुआ तो यहाँ मटन शॉप का रोल शुरू होता है। असल में तीनों ही भाई मटन शॉप से मीट काटने वाला बड़ा चाकू लेकर आते हैं और फिर बड़ी ही तसल्ली से उसकी लाश के टुकड़े करते हैं। शरीर की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें अलग अलग पॉलिथीन की थैलियों में पैक कर देते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में फिकवा देते हैं। उसके बाद उसे गोश्त के बहुत बारीक टुकड़े किए जाते हैं। फिर उसे बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी के साथ मिलाकर पका देते हैं। फिर चावल पका कर खाने के छोटे छोटे पैकेट बनाए गए और करी और चावल को उसमें पैक करके सारे पड़ोसियों में दावत दे दी। ये कहानी सुनने के बाद डिटेक्टिव को एक बड़ी कामयाबी तो मिल ही जाती है। उसके बाद इकरारनामा आ गया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था जिससे अदालत में इस मामले में सजा दिलाई जा सके। सबूत के बिना ये कहानी बस कहानी ही रह जाती। इस बयान के आधार पर पुलिस अगले 4-5 महीने तक तफ्तीश करती रही और 6 जून 1987 को उन सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में नगाराता के तीनों भाइयों को मुख्य कातिल ठहराया, जबकि बाकी लोगों को सबूत मिटाने का दोषी बताया। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और दोनों तरफ की बहस और कहानी सुनने के बाद जब अदालत ने सबूत मांगे तो सीआईडी के हाथ खाली थे। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कत्ल की उस कहानी को साबित किया जा सके। लिहाजा सबूत के आधार में अदालत ने 8 को बरी कर दिया, लेकिन सीआईडी के अनुरोध पर अदालत ने बाद में 5 लोगों को रिहा कर दिया, जबकि शक के आधार पर 3 लोगों को पुलिस हिरासत में रखने का ही हुक्म दे दिया। पुलिस की हिरासत में आए तीनों भाइयों से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा और उनके बताए गए जगहों की तलाश की, लेकिन एक भी सबूत सीआईडी के हाथ नहीं लगा। अगले 4 सालों तक तीनों जेल में ही रहते हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आरोपी बरी तो हो गए, लेकिन सीआईडी उनके पीछे लगी रही। लेकिन 4 साल और बीतने के बावजूद सीआईडी को कोई सबूत नहीं मिले। इस बीच मीडिया में ये करी मर्डर बहुत छाया हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग अब इस किस्से को भूलने लगे। तभी इस कहानी ने एक बार फिर लोगों के जहन में दस्तक दी और 1995 में सिंगापुर के एक टीवी चैनल ने एक सीरियल बनाया जो इसी करी मर्डर पर आधारित था और उसमें वही सारी कहानी को पर्दे पर उतारा गया जो पुलिस की थ्योरी थी। उस सीरियल का नाम था डॉक्टर जस्टिस। इत्तेफाक से तीनों भाइयों ने जब उस सीरियल को देखा तो अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील थी कि सीरियल के जरिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था और वो भी सबूतों और सुरागों के अभाव में। लेकिन अदालत ने उनकी दलील को यह कहकर ठुकरा दिया और सिंगापुर के टीवी चैनल के हक में फैसला दिया। जो सीरियल टीवी चैनल में बताया जा रहा है वो मीडिया में छपी रिपोर्ट्स पर आधारित है और चूंकि ये कहानी एक काल्पनिक कथा की डिस्क्लेमर के साथ प्रसारित हो रही है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब इस किस्से को 38 साल हो चुके हैं, यानी सिंगापुर पुलिस की ये थ्योरी तो सही है कि अया कन्नो जिंदा तो नहीं है, वरना इतने वक्त में कहीं ना कहीं लौटता तो जरूर। और 35 साल पहले पेजर पर भेजी उस मुखबिर की कहानी को भी गलत नहीं कहा जा सकता।